जय हिंद। जॉब्स वाला में आपका स्वागत है। सामान्य प्रबंधन के संबंध में हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है। पिछली दो क्लासेस में हमने सामान्य प्रबंधन की अवधारणा क्या होती है और यह प्रबंधन क्या होता है, उसका आशय क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, उसका स्वभाव और प्रकृति क्या होती है, उसके संबंध में अलग अलग उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके संबंध में हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं। इसके संबंध में जो दो लेक्चर हैं ऑलरेडी अपलोड हैं, आप लोग निरंतर देख रहे हैं। आज की इस क्लास में हम प्रबंधन की जो पिछली क्लास से हमने एक चीज जहाँ पे पॉइंट हमारा खत्म किया था कि प्रबंधन की जो विचारधारा है उसका विकास कैसे हुआ, कि प्रबंधन प्राचीन काल में कैसे प्रबंधन किया जाता था, मध्यकाल में प्रबंधन कैसे किया जाता था और आधुनिक काल में प्रबंधन कैसे किया जाता था। अर्थात इसी को हमने एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया कि प्रबंधन की नूतन अवधारणा क्या है, प्रबंधन की पुरातन अवधारणा क्या थी और प्रबंधन की नव पुरातन अवधारणा क्या थी। तो इसको हमने जो देखा था उसी चीज़ को आज हम प्रबंधन की विचारधारा के विकास के रूप में आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर हम प्रबंधन के सिद्धांत और हेनरी फेयल का सिद्धांत क्या है और वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है इस बारे में चर्चा करेंगे। क्लास प्रारंभ करने के पहले आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग निरंतर क्लास से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो अन्य क्लासेस चल रही हैं अन्य विषयों के संबंध में उनको भी वो क्या है अटेंड कर सकते हैं आप लोग अपनी सुविधा अनुसार, जो जो विषयों की आपको आवश्यकता है। हम चालू करते हैं विकास की जो प्रतिष्ठित विचारधारा है उसको कंटिन्यू रखते हैं। हमने जो पिछली क्लास खत्म की थी उसमें हमने हमने जो आखिरी टॉपिक पढ़ा था वो प्रबंधन की विचारधारा का विकास कैसे हुआ इसके संबंध में हमने चर्चा की थी। आज हम उसी विचारधारा को कंटिन्यू करेंगे, विकास की विचारधारा को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, तीन प्रकार की विचारधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो विचारधाराएं वो हैं वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, प्रबंधन प्रक्रिया विचारधारा और नौकरशाही सिद्धांत संबंधी विचारधारा। ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा है इसको डब्ल्यू एफ टेलर द्वारा दिया गया था। एफ डब्ल्यू टेलर द्वारा क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। ये उनके जनक कहलाते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, यही छोटी छोटी बातें आपको क्या है एमसीक्यू के रूप में एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगी। तो वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा के जनक कौन कहलाते हैं, एफ डब्ल्यू टेलर महोदय कहे जाते हैं। ये आपको पहले याद रखना है। दूसरा आता है आपका प्रबंध प्रक्रिया विचारधारा, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे हम। फिर नौकरशाही सिद्धांत विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे और देन हम क्या है जो आपका प्रतिष्ठित विचारधारा होती है उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा आता है आपका प्रबंध प्रक्रिया विचारधारा। इसके तहत क्या है कि प्रबंध प्रक्रिया विचारधारा प्रबंध को लोगों के साथ मिलकर के या प्रबंधन को लोगों के साथ मिलकर के कार्य करने और उनके द्वारा कार्य करवाने की प्रक्रिया मानती है। अर्थात इसमें क्या है, कार्य करवाना और कार्य किया जाना, दो चीजों के बीच में क्या किया जाता है, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसकी यह मान्यता है कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है और इसके कार्यों के विश्लेषण के द्वारा इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रबंधन, हम इस चीज को पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक ज्ञान है, प्रबंधन एक व्यवसाय है, आदि आदि बारे में चर्चा की थी सिद्धांतों पर। तो हमने इसको कई बार डिस्कस किया था कि प्रबंधन एक क्या होती है, प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, चीज़ों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रबंधन प्रक्रिया विचारधारा है इसके प्रतिपादक हेनरी फेयल है। इसके प्रतिपादक कौन है, हेनरी फेयल है। जो पीछे वाली आपकी क्या थी, वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, इसके प्रतिपादक कौन थे, एफ डब्ल्यू टेलर थे। प्रबंधन प्रक्रिया विचारधारा के हेनरी फेयल है, आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरा आता है आपका नौकरशाही सिद्धांत विचारधारा। नौकरशाही सिद्धांत विचारधारा जर्मनी के समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर के संगठन और प्रबंधन के नौकरशाही सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या याद रखना है, मैक्स वेबर का नाम याद रखना है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा एफ डब्ल्यू टेलर, प्रबंध प्रक्रिया विचारधारा हेनरी फेयल, नौकरशाही सिद्धांत विचारधारा मैक्स वेबर, इतने नाम आपको याद रखने हैं। नौकरशाही सिद्धांत विचारधारा जो है वो संगठन के नौकरशाही प्रतिरूप का विकास किया, जो कुशल संगठनों का सार्वभौमिक प्रतिरूप होता है। वेबर ने नौकरशाही को सबसे अधिक कुशल और प्रारूप बताया हुआ है। इसे आधुनिक समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए हेतु व्यवसाय, सरकार आदि क्षेत्रों में, संगठनों में, देखो इसको समझो थोड़ा सा आप लोग। नौकरशाही का सामान्य सा मतलब क्या होता है, या उसी को हम क्या बोलते हैं आज की तारीख में, सिविल सेवा बोला जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है, ये कार्यपालिका होती है एक प्रकार की। नौकरशाही क्या होती है, एक प्रकार की कार्यपालिका होती है। इसको हम कार्यपालिका को जनरली हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आपके लिए प्रबंधन के नजरिए से थोड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो कार्यपालिका होती है, देखो शासन के तीन अंग होते हैं, शासन के क्या होते हैं, तीन अंग होते हैं। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये जो कार्यपालिका होती है इसके भी क्या होते हैं, जनरली हम दो प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। एक क्या होती है स्थायी कार्यपालिका, दूसरी क्या होती है अस्थायी कार्यपालिका। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो विधायिका से बनती है, जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो विधायिका से बनती है। विधायिका में बैठे लोगों को हम क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं अथवा विधायक बोलते हैं। और यही सांसद विधायक मिलकर के क्या करते हैं, अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, जो 5 साल सामान्यतः चलती है।
जो स्थायी कार्यपालिका होती है इसका कार्यकाल लंबा होता है, थोड़ा सा लंबा, मतलब कहने का मतलब एक फिक्स्ड कार्यकाल होता है कि आप क्या करेंगे, 60 वर्ष की आयु तक क्या करेंगे, एक संस्था में, एक व्यवस्था में रहते हुए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये जो स्थायी कार्यपालिका होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये जो आपकी अस्थायी कार्यपालिका अथवा विधायिका द्वारा क्या किया जा रहा है, कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं, कुछ विकासात्मक प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको क्या करना, धरातल पर इम्प्लीमेंट करना। यही बात तो यहाँ पर लिखी गई है कि जो आधुनिक समाज में, आज वर्तमान समाज की जो हमारी डिमांड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, हम समाज में रहने वाले लोगों की जो क्या है मूलभूत आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए क्या होता है, नौकरशाही बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। यह व्यवसाय, सरकार, सैन्य आदि क्षेत्रों में यह जटिल संगठनों सबसे अधिक कुशलता के साथ काम लिया जा सकता है इनसे। तो इसको हमने क्या डिवाइड किया था कि ये क्या करते हैं, इस प्रकार की आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या करते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं। ये जो नौकरशाही होती है फर्दर डिवाइड होती रहती है, ये सैन्य और असैन्य में आगे चल करके डिवाइड होती है। किसमें, सैन्य और असैन्य में। जो सैन्य होता है, जो सेना में काम कर रहे हैं नौकरशाह लोग, और जो असैन्य मतलब जो सिविल सेवा के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी लोग उसके तहत आ जाते हैं। तो ये नौकरशाही सिद्धांत विचारधारा थी आपकी। अब इसके आता है विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं के तहत अगर हम बात करें पूरी इस विचारधारा में, तो व्यक्तियों को व्यक्तियों को निश्चित कर्तव्य के रूप में कार्यभार सौंपा जाता है। मतलब एक आईएएस अधिकारी को उसकी क्षमता कार्य दिया जाएगा, आईपीएस को उसकी क्षमता कार्य दिया जाएगा, जो आईआरटीएस में उसकी क्षमता कार्य दिया जाएगा। मतलब जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जो जिस ग्रेड का है, जिस कार्य क्षेत्र से संबंध रखता है, उसको उसी प्रकार का कार्य सौंपा जाता है इस विचारधारा के तहत। दूसरा कि अधिकार सत्ता की पदानुक्रमता में समूचे संगठन में आदेश की श्रृंखला होती है। बहुत सामान्य सी बात है। देखो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि ये ए श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, बी श्रेणी के, सी श्रेणी के, डी श्रेणी की। ये क्या होता है, पदानुक्रमता होती है, एक हायरार्की होती है ना, एक हायरार्की होती है कि भाई एक यहाँ पे क्या रहेगा, डिपार्टमेंट का हेड रहेगा, उसके नीचे कुछ क्या रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे बी ग्रेड के, उस बी ग्रेड के कर्मचारी के अंदर नीचे कुछ सी ग्रेड के कर्मचारी रहेंगे, फिर डी ग्रेड के कर्मचारी रहेंगे। एक हायरार्की क्या है, बनी होती है, पद सोपानिकता क्या होती है, बनी होती है, जो समूचे संगठन में एक आदेशात्मक श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। आदेशात्मक श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि कुछ आदेश यहाँ आएगा, फिर ये लोग यहाँ आदेश देंगे, फिर ये लोग क्या है यहाँ आदेश देंगे। कई बार यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भी आ जाता है, कई बार डायरेक्ट यहाँ पे आता है, कई बार यहाँ से यहाँ आता है। तो ये प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है, एक आदेशात्मक प्रक्रिया है, बस आपको इतना याद रखना है। और पद सोपानता बनी होती है, पदानुक्रमता बनी होती है। तीसरा है सुपरिभाषित नियमों के माध्यम से प्रशासन किया जाता है। बात बिल्कुल तो स्पष्ट है। कैसे सुपरिभाषित नियम होते हैं कि एक क्या होता है, मैनुअल बना होता है, एक क्या होता है, रूल बुक होती है ना। हर ऑफिस की, हर संस्थान की, हर जगह जहां भी आप काम करते हैं वहां की एक रूल बुक होती है। उस रूल बुक में दिए गए नियमों के अनुसार ही क्या करना होता है, आपको काम करना होता है। अगर उसके परे जाकर के आप काम करते हैं तो उससे फिर क्या होता है, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा विवेक और वस्तुनिष्ठ आधारों पर निर्णय, ताकि निर्णय क्या रहे, अवैयक्तिक बना रहे। अवैयक्तिक निर्णय का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ आप जाकर के कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वो क्या होगा, जब व्यक्तिगत क्या मनमुटाव के आधार पे आप कार्य नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है सामान्य सा कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो क्या है, बिना किसी मतभेद के अथवा बिना किसी भेदभाव के आप क्या कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। किसी व्यक्तिगत विचारधारा को उसके बीच में लेकर के नहीं आ रहे हैं आप, मतभेद को। इसके अलावा अगली विशेषता है कि प्रदर्शित योग्यता पर आधारित रोजगार एवं पदोन्नति, निरंकुश सेवा समाप्ति के विरुद्ध सुरक्षा और अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। मतलब बात सामान्य सी हो जाती है कि यहाँ पे रोजगार और पदोन्नति भी समाहित होती है, और आपको अनावश्यक नहीं निकाला जा सकता, उसके विरुद्ध सुरक्षा भी समाहित होती है, और प्रशिक्षण भी आपका उसमें समाहित होता है उसी प्रबंधन वाली प्रक्रिया के तहत। इसके अलावा पदानुक्रमता के भीतर कैरियर के रूप में पद पर आसीनता होती है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि पदानुक्रमता के भीतर एक कैरियर के रूप में आप क्या करेंगे, पद आसीन होते हैं आप, तो वो चीज आ जाती है। और पद पर स्थिति, पद या स्थिति पर आधारित निश्चित वेतन, न कि कार्य निष्पादन आधारित और वृद्धावस्था के लिए सुरक्षा के रूप में लाभ की व्यवस्था। अर्थात क्या होता है, आप जैसा कार्य करेंगे वैसा आपको क्या मिलता जाएगा, इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। अगर आप कार्य नहीं करेंगे, आउटपुट नहीं देंगे, तो आपका क्या होता जाता है, वहां से डिमोशन होता जाता है अथवा प्रमोशन नहीं होता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आता है नव प्रतिष्ठित विचारधारा, उसकी क्या 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 प्रणालियां हैं। तो इसके संबंध में तीन विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक मानवीय संबंध विचारधारा, दूसरा व्यवहारवादी विचारधारा, तीसरा आती है परिमाणवाची अथवा प्रबंध विज्ञान विचारधारा। सबसे पहले आता है आपका मानवीय संबंध विचारधारा। मानवीय संबंध विचारधारा का उदय अमेरिका के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हाथन संयंत्र से एल्टन मायो द्वारा किया गया। आपको अच्छे से ये बातें याद रखनी है। क्या क्या हुआ यहाँ पर, मानवीय संबंध विचारधारा का उदय कहाँ से हुआ, अमेरिका से हुआ। अमेरिका में भी कहाँ से, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी से हुआ। किसने किया उसका उदय, एल्टन मेयो ने किया। किसने, एल्टन मेयो ने।
मानवीय संबंध विचारधारा जो बाद में चल करके व्यवहारवादी विचारधारा के रूप में आगे बढ़ने लग जाती है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1930 से। तो क्या क्या हुआ? एल्टन मेयो, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूएसए, 1930। और यही जो मानवीय संबंध विचारधारा है आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है? व्यवहारवादी में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें अनेक नवीन मान्यताओं को जन्म मिला, जैसे कार्य के लिए अभिप्रेरण, मतलब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको कैसे हम प्रेरित कर सके कि वो ज्यादा अच्छे प्रभावी तरीके से काम करे, ज्यादा आउटपुट दे करके काम करे। दूसरा, मनोबल और उत्पादकता श्रमिकों के बीच एवं श्रमिकों तक पर्यवेक्षक के बीच सामाजिक संबंधों संबंधित है, ना कि कार्य के वातावरण से। अर्थात क्या होता है कि उनका मनोबल बना रहे, उत्पादकता में वृद्धि हो, श्रमिकों और पर्यवेक्षकों के बीच भी एक संबंध बना रहे, सामाजिक संबंध बना रहे। इन सब बातों का मानवीय संबंध विचारधारा से क्या होता है? संबंध होता है। अगर क्या होता है, श्रमिक और पर्यवेक्षक के बीच संबंध नहीं बना रहेगा तो एक स्टेबिलिटी नहीं आती है, बैलेंस नहीं बनता है, समन्वय नहीं होता है। इसके कारण क्या होती है? समस्याएं उभर करके आती हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा के तहत क्या होता है? इस विचारधारा के विकास में कुर्ट लेविन, क्रिस आर्गरिस, लिंकर्ट, डगलस मैकप्रेगर आदि ने क्या किया? इस विचारधारा के विकास में योगदान दिया। ये सभी मानव को एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्राणी के रूप में क्या करते हैं? मानते हैं, स्थापित करते हैं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों का प्रभावी प्रबंधन करने और उनके द्वारा काम करवाने के लिए प्रबंधकों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे लोगों की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या हो सके? संतुष्ट हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधक एक प्रभावी नेता होना चाहिए, मतलब उसको क्या कर सके? वो लोगों को, श्रमिकों को क्या कर सके? वो मैनेज कर सके, गाइड कर सके, प्रेरित कर सके, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट उनसे क्या कर सके? ले सके, उनकी उत्पादकता में क्या कर सके? वो वृद्धि कर सके। इस प्रकार का क्या होना चाहिए? प्रबंधक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इसमें कि यह विचारधारा निम्न मौलिक विचारों पर आधारित होती है। कौन कौन से मौलिक विचारों पर यह आश्रित है? कि प्रत्येक संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं जिसे मान्यता दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुशलताओं के साथ साथ कुछ निश्चित आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों को लेकर कार्यस्थल पर आता है। हम यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं, हम सभी की अपनी अपनी क्षमताएं होंगी, हम सभी के अपने अपने क्या होंगे? कार्य करने के स्तर होंगे, हम सभी के अपने अपनी क्या होगी? एक उत्पादकता होगी, आउटपुट होगा, कार्य करने का एक स्तर होगा। और उस कार्य करने के स्तर, उस कार्य करने की विचारधारा को क्या मिलना चाहिए? स्थान मिलना चाहिए। हमको हमारी मनोवृत्ति, हमको हमारे विश्वास और मूल्य को इस कार्यस्थल पे क्या दिया जाना चाहिए? स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि हम स्वतंत्र रूप से क्या कर सके? कार्य कर सके। दूसरा कि संगठन एक सामाजिक तकनीकी प्रणाली होती है। बात बिल्कुल सही है कि वो एक संगठन क्या है? एक कोई व्यावसायिक संगठन के तौर पे सिर्फ नहीं चलाना चाहिए उसको, एक सामाजिक संगठन के तौर पे चलाना चाहिए। सामाजिक संगठन पे के तौर पे चलने का मतलब क्या होता है? कि श्रमिकों के बीच में, प्रबंधकों के बीच में एक संबंध होना चाहिए। उस संबंध के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, व्यवहार के स्तर पर ला करके। इसके अलावा समूह, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार से उत्पादकता प्रभावित होती है। बात बिल्कुल सही है। फिर सभी संगठनों में कुछ सीमा तक संघर्ष जरूरी और वांछनीय होते हैं। थोड़ा बहुत संघर्ष होना चाहिए, टकराव होना चाहिए, लेकिन वो टकराव स्थिरता लेकर के ना आ रहा हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और संगठन के लक्ष्यों, व्यक्तिगत लक्ष्यों क्या है? एकीकृत किया जाए। आपका व्यक्तिगत लक्ष्य क्या होना चाहिए? कंपनी का क्या होना चाहिए? उत्थान हो। तो कंपनी का देखो, कंपनी का जो सर्वोच्च प्रबंधन होता है वो चाहता है कि कंपनी अल्टीमेट ग्रोथ करे, और आपका भी उसी समय उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि कंपनी अल्टीमेट ग्रोथ शो करे। मतलब आपका लक्ष्य और कंपनी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिंक होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो हमने पहला क्या देखा? मानवीय संबंध विचारधारा। दूसरा हमने देखा व्यवहारात्मक संबंध विचारधारा। तीसरा क्या आता है आपका? प्रबंध विज्ञान विचारधारा। प्रबंध विज्ञान विचारधारा के तहत क्या आता है आपका? कि इस विचारधारा को विकसित करने का श्रेय क्रियात्मक अनुसंधानकर्ताओं और प्रणाली विशेषज्ञों को जाता है। इसे प्रबंध की गणितीय एवं सांख्यिकी विचारधारा भी क्या है के रूप में भी जाना जाता है। इस विचारधारा में, इसको आप अच्छे से याद रखें, गणितीय और सांख्यिकी विचारधारा के रूप में किसको जानते हैं? प्रबंध विचारधारा को, प्रबंध विज्ञान विचारधारा को। इस विचारधारा में प्रबंध को गणितीय प्रतिरूपों एवं प्रक्रियाओं के रूप में देखा गया है। इसमें प्रबंध को तार्किक एवं विवेकशील प्रक्रिया कहा गया है, जिसमें गणितीय तकनीकों एवं सूत्रों का उपयोग किया जा सकता है। इस विचारधारा के समर्थक यह मानते हैं कि प्रबंध की अनेक जटिल समस्याओं के समाधान में गणितीय उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए। तो इतनी बातें क्या है आपका? प्रबंध विज्ञान विचारधारा के तहत क्या है? शामिल की जाती हैं। अब आता है प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांतों में सबसे पहले विशिष्टीकरण का सिद्धांत आता है। ये जो विशिष्टीकरण का सिद्धांत है हेनरी फेल द्वारा दिया गया था। ये क्या है? हेनरी फेल ने इस शब्द का प्रयोग किया था, विशिष्टीकरण का। प्रबंधन के इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों के बीच कार्य का आवंटन उनकी योग्यता अनुसार किया जाता है। आपके अंदर कुछ एक विशिष्टता होगी ना, आपके अंदर अपना एक कुछ मूल गुण होगा, मौलिक गुण होगा, उसी के अनुसार मैं आपसे क्या करूंगा? काम करवाऊंगा।
इस सिद्धांत का पालन करने में कम समय करने से कम समय में अच्छा कार्य होता है। टेलर ने इस संबंध में कहा कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य जहां तक संभव हो सके किसी एकाकी प्रमुखकारिता की सीमित रखना चाहिए। मतलब ये मिस्टर एक्स हैं, समझिए, ये मिस्टर एक्स हैं और ये 5 प्रकार के कार्य हैं, है ना। क्या मिस्टर एक्स पांचों प्रकार के कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मिस्टर एक्स किसी एक कार्य में ही पारंगत होंगे, 2 कार्य में पारंगत होंगे, पांचों में तो पारंगत वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि उनकी पारंगता जिस चीज में है, वो जिस चीज में निपुण है, वो जिस चीज में विशिष्ट विशिष्ट गुण रखते हैं, उस वही कार्य उनसे करवाया जाना चाहिए, शेष कार्य उनसे नहीं करवाने हैं। इससे हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। दूसरा, प्रयोग एवं अनुसंधान का सिद्धांत होता है। प्रयोग एवं अनुसंधान के सिद्धांत के तहत क्या होता है कि सत्यता का पता लगाना तथा काम का ठीक ठीक अनुमान लगाने के लिए क्या करना, प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा ही काम करने के सर्वोत्तम तरीकों का पता लगाया जाता है। प्रयोग तथा अनुसंधान के होने से प्रबंधन की नई नई युक्तियों का विकास होता है। प्रयोग एवं अनुसंधान वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रमुख क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो ये प्रयोग और अनुसंधान के माध्यम से, के सिद्धांत के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, उत्पादकता आदि को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसमें वैज्ञानिक आधार पर वस्तुओं का चुनाव एवं उपयोग करना। वैज्ञानिक आधार पर वस्तुओं का चुनाव एवं उपयोग कैसे करते हैं आप? तो वास्तव में श्रमिकों की कार्य क्षमता उनको कार्य करने हेतु दी गई वस्तुओं पर निर्भर करती है। कच्चे माल का चुनाव वैज्ञानिक आधार पर सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। वस्तुओं के उपयोग करने की पद्धति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे उनका अपव्यय न हो सके। मतलब आपको कार्य इस तरीके से करना है, चीजों का चुनाव इस तरीके से करना है ताकि आप क्या कर सके, मैक्सिमम आउटपुट क्या कर सके, वहां से सुनिश्चित कर सके। चीजों को सावधानी पूर्वक क्या करना, आपका सिलेक्शन करना है ताकि अधिक से अधिक क्या हो सके, उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट आता है आपका उत्तरदायित्व एवं अधिकार का सिद्धांत। उत्तरदायित्व एवं अधिकार का आशय क्या है? किसी व्यक्ति को प्राप्त उस शक्ति से है जिसके बल पर वह दूसरों को क्या कर सकता है, निर्देश देता है, आज्ञा देता है। मतलब क्या है, जो यहाँ व्यक्ति सर्वोच्च स्तर पर बैठा हुआ है, वो निचले स्तर पे लोग बैठे लोग क्या करता है, आज्ञा देता है, निर्देश देता है कि काम कैसे करना है। क्योंकि वो क्या है, प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो क्या है, प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर पर बैठा हुआ है। अधिकार तथा उत्तरदायित्व एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं, पूरक होते हैं। जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है, जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं इसके बारे में, कि स्वस्थ संगठनात्मक संबंधों के लिए प्रबंधन के अधिकार उनके दायित्व के समान होने चाहिए तथा इसके विपरीत दायित्व के अनुसार अधिकार होने चाहिए। मतलब जो उत्तरदायित्व और जो अधिकार की आप बात करते हो उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसी के आधार पर क्या करना चाहिए, जो को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अधिकारी को उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए ताकि वह अधीनस्थों पर क्या कर सके, नियंत्रण रख सके। ये बात बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखो कि अगर आपके पास अधिकार नहीं है, सिर्फ उत्तरदायित्व है, अगर आपके पास सिर्फ क्या है, उत्तरदायित्व है, अधिकार नहीं है, तो आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों को क्या नहीं कर पाएंगे, नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनसे क्या है, आप उत्पादकता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये चीज हो जाती है। इसके अलावा अधिकारों का पूर्णतः प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, लेकिन उत्तरदायित्व का नहीं। ठीक है, तो इस चीज को भी हमको क्या थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। अब आता है उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संस्था के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए। जो उद्देश्य किसी संस्था या उपक्रम का निश्चित किया जाए, वही उद्देश्य प्रत्येक संगठन के सभी भागों में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। अर्थात कि ये एक संस्था है, ये एक कंपनी है, एक संगठन है, इसका जो उद्देश्य वही आपका उद्देश्य होना चाहिए। इसी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका योजना का सिद्धांत। योजना के सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि प्रबंध के प्रत्येक संस्था का एक प्रत्येक कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार संपादित किया जाता है। प्रत्येक औद्योगिक संस्था में अगले दिन कौन सा कार्य कौन करेगा, किस विधि से किया जाएगा, इसका निर्धारण एक पृथक योजना विभाग द्वारा किया जाता है। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करने से निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्री प्लानिंग होनी चाहिए, उसी के अनुसार क्या करना है, आपको काम करने की आवश्यकता होती है। देन आता है आपका अनुशासन। अनुशासन का अर्थ क्या है कि ऐसी शक्ति जिसकी आवश्यकता नियमों का उचित रूप से पालन कराने तक कर्मचारियों के मन में नियमों के प्रति आज्ञाकारिता बनाए रखने के लिए होती है। देखो ये बात बहुत ज्यादा आवश्यक होती है कि अगर आप अनुशासन में रह करके काम नहीं कर रहे हैं तो आप कंपनी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब इस अनुशासन को आप कैसे स्थापित कर सकते हैं, तो प्रबंधन क्या कर सकता है, जो नियमावली बना करके उस अनुशासन को क्या कर सकता है, नियमों का एक समुच्चय बनाकर क्या कर सकता है, उस अनुशासन को स्थापित कर सकता है ताकि कंपनी के जो गोल्स हैं, कंपनी के जो लक्ष्य हैं, उनको क्या किया सके, प्राप्त किया सके, संगठन के उद्देश्यों को क्या किया सके, पूर्ति की जा सके। और अगर कोई अनुशासन का उल्लंघन करता है तो वहां पे क्या है, दंडात्मक व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस दंडात्मक व्यवस्था में क्या है, सामान्यतः अर्थदंड की क्या है, बात की जाती है, अर्थदंड लगाए जाने की बात की जाती है, मतलब फाइन लगाए जाने की बात की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रमापीकरण का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों को प्रमापित यंत्र, उपकरण एवं सामग्री कार्य करने के लिए दी जानी चाहिए। प्रमापन मतलब क्या होता है, किसी चीज को नाप तोल आदि से संबंधित बातें जो होती हैं उसके संबंध में यहाँ पे क्या है, उनको उपयोग किए जाने की क्या की जाती, बात की जाती है। फिर आता है आपका नीति निर्धारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के उच्च प्रबंधकों तथा द्वारा संस्था की आंतरिक विशेषताओं का तथा उपलब्ध साधनों का ध्यान में रख करके नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। बिना नीतियों के प्रबंधन का कोई महत्व नहीं होता है। इसके बाद समन्वय का सिद्धांत क्या है कि समन्वय बैलेंस होना चाहिए सभी के बीच में। उपक्रम के विभिन्न साधनों, विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लक्ष्यों में समन्वय होना चाहिए, उद्देश्यों में समन्वय होना चाहिए, कार्य प्रणाली में समन्वय होना चाहिए, श्रमिक और प्रबंधन के बीच में समन्वय होना चाहिए। तो इस समन्वय को हमको क्या करना है, हर जगह मैनेज करने की आवश्यकता होती है। फिर आपका कर्मचारियों का चुनाव प्रशिक्षण। हम कर्मचारियों का चुनाव और प्रशिक्षण उस आधार पर करेंगे जिस आधार पर हमको क्या चाहिए होता है, अपने लक्ष्यों की पूर्ति करवानी होती है। अगर हमको मिस्टर एक्स से इस वाई काम को करवाना है तो हमको उस प्रशिक्षण ऐसा देंगे जिससे वो वाई काम को ज्यादा उत्पादकता के साथ क्या कर सके, संपादित कर सके, निष्पादित कर सके। फिर आता है आपका नियंत्रण सीमा। नियंत्रण सीमा के तहत क्या है कि प्रबंधन के इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात की सीमा निश्चित होनी चाहिए कि वह व्यक्ति कितने व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण रखेगा। मतलब क्या ये व्यक्ति 1000 लोगों के ऊपर नियंत्रण रखेगा, मतलब कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं, अथवा इस व्यक्ति के ऊपर इस व्यक्ति के नीचे क्या रहेंगे, सुपरवाइजर रखेंगे, फिर प्रत्येक सुपरवाइजर के नीचे क्या रहेंगे, लोग रहेंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था रखी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा किया जाने किस लिए आवश्यक है, ताकि निरंकुशता आदि पे क्या रखे, नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत मतलब क्या होता है कि किसी कर्मचारी को आदेश देने का अधिकार केवल एक अधिकारी को होना चाहिए। एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को आदेश नहीं देगा। ये समकक्ष स्तर के अधिकारी एक दूसरे को आदेश नहीं देंगे। आदेश देने का अधिकार तो उच्च अधिकारी को ही रहेगा। इसके बाद आखिरी में आता है आपका इधर नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व का सिद्धांत क्या है कि कुशल नेतृत्व से आशय दूसरों को अभिप्रेरण न देना, पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन नियंत्रण पे स्थिर बनना। मतलब आपकी कंपनी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो आपका आप जिस पद पर हैं, प्रबंधन के पद पर या निर्देशन के पद पर, वहां आपका रोल क्या होता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करिए, प्रेरणा दीजिए, कर्मचारियों को उनका मनोबल बढ़ाइए, उनको गाइड कीजिए कि कैसे वो काम करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता दे सकते हैं, उन पर नियंत्रण रखिए, उनका निर्देशन कीजिए। यही नेतृत्व के सिद्धांत के तहत क्या बात शामिल की जाती है। नेतृत्व का सिद्धांत आपका पूरा एक अलग चैप्टर है, उसको हम आगे चल करके आने वाले समय में पढ़ेंगे। अब आता है आपका हेनरी फेल का सिद्धांत। हेनरी फेल का सिद्धांत हम देख लेते हैं, जो कि आपका किसके तहत दिया गया था, व्यवहारिक उसके तहत दिया गया था, प्रबंध विचारधारा के तहत प्रतिपादित किया गया था, इसके तहत दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं अभी। जिसमें सबसे पहले क्या आता है, आपका कार्य का विभाजन शामिल किया गया है। कार्य के विभाजन के तहत क्या है आपका, कार्य के विभाजन के तहत क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के सभी कार्यों का संपादन श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए, इस जिससे विशिष्टीकरण प्रमापीकरण के लाभ को क्या किया सके, प्राप्त किया सके। विशिष्टीकरण क्या है, प्रमापीकरण क्या है, हमने पीछे समझ लिया। अब इसी के अनुसार क्या करना है, आपको कार्यों का विभाजन करने की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है आपका अनुशासन। अनुशासन के तहत क्या है कि इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। अनुशासन हमने यहाँ पे जस्ट अभी पीछे देखा था, इसमें अनुशासन के बारे में हमने पूरी चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व भी हमने यहाँ पूरा डिटेल से चर्चा की थी कि अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है, इसलिए हम दोबारा उस चीज को नहीं समझेंगे। इसके बाद हमारा आता है आदेश की इकाई। आदेश की इकाई का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो आदेश चलता है इकाई के रूप में क्या है, नीचे वो क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी और कर्मचारियों तक वो आदेश पारित होना चाहिए। निर्देश की इकाई, वही आदेश और निर्देश लगभग एक समान बातें हो जाती हैं। फिर आता है सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग करना। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है प्रबंधन की कड़ी में कि हमारे व्यक्तिगत हित और सामान्य अथवा जो सामूहिक हित उसमें टकराव अगर होता है तो हमको हमारे व्यक्तिगत हितों को क्या करना, साइड में कर देना है। हमको जो सामूहिक हित है, सामान्य हित है, उनको आगे वरीयता देनी है, महत्व देना है। फिर आता है आपका केंद्रीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के कुछ अधिकार केंद्रीय अधिकारियों के पास क्या रखे होते हैं, सुरक्षित रखने चाहिए। फिर आता है आपका न्याय एवं समता। तो किसी संस्था के कर्मचारियों के मन में अधिक काम करने की लगन, कार्य क्षमता तथा सतर्कता से काम करने की भावना जागृत करने के लिए उनके साथ समानता तथा न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना क्या है, आवश्यक होता है। तो ये न्याय एवं समता का पूरा आपका क्या था, सिद्धांत था। इसके बाद आता है आपका पारिश्रमिक। पारिश्रमिक के तहत क्या है, कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की पद्धतियां न्यायपूर्ण एवं संतोषजनक होनी चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति, कर्मचारियों के गुण आदि को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक देने की
देने की वही पद्धति प्रयोग में लानी चाहिए जो नियोक्ता एवं कर्मचारियों के दृष्टिकोण से क्या हो, लाभपूर्ण हो। संस्था में प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान पद्धतियां अपनाई जानी अति आवश्यक होती हैं। तो पारिश्रमिक क्या है, ऐसे दिया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति क्या हो सके, अधिक से अधिक क्या है, प्रेरणा मिल सके, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादक कार्य को क्या कर सके, संपादित कर सके। इसके बाद है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनका क्या है, उनको बार बार यहाँ से वहाँ की क्या है, ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे क्या होता है, अस्थिरता आती है और उनकी उत्पादकता में क्या आती है, कमी आती है। इसलिए प्रबंधन को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उनके कार्यकाल में एक स्थिरता प्रदान की जाए। 60 वर्ष चाहे 60 वर्ष में रिटायर होंगे ये वाली स्थिरता हो, चाहे उनको एक स्थान पर रखे जाने वाले के संबंध में स्थिरता हो। इसके बाद है आपका कि उत्पादन के साधनों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, कि इसके तहत मनुष्य, आपका जो माल है और जो मशीन है उसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को क्या किया जा सके, संचालित किया जा सके। इसके अलावा पदाधिकारियों के संदेश वाहन का मार्ग, पदाधिकारियों के संदेश वाहन के मार्ग का मतलब क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के उच्चतम अधिकारियों का नीचे वाले अधिकारियों से सीधा संपर्क होना चाहिए। संस्था के सभी अधिकारी ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में क्या होने चाहिए, संगठित होनी चाहिए। इस चीज को हम पदानुक्रमता के रूप में पीछे भी क्या है, समझ चुके हैं। इसके बाद आता है आपका कर्मचारियों में सहयोग की भावना। कर्मचारियों में सहयोग की भावना का मतलब क्या होता है कि आपस में क्या है, अगर सहयोग नहीं होगा, एक समन्वय की भावना नहीं होगी, तो आप कैसे काम करेंगे, कैसे उत्पादकता बढ़ाएंगे। तो इस चीज को भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका वैज्ञानिक प्रबंधन आशय। वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है और वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब क्या होता है, उस चीज पे आते हैं हम। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का सामान्य सा मतलब क्या होता है, विज्ञान और प्रबंध। विज्ञान और प्रबंध का मतलब क्या है कि विज्ञान का आशय ऐसे प्रयोगों से है जो हमारे साधारण ज्ञान में वृद्धि करे, और प्रबंधन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया अथवा क्रिया से है जो सुव्यवस्थित ढंग से चालित करने के लिए मदद करे, है ना। तो ज्ञान में वृद्धि करे और प्रक्रियाओं को संचालित करे, दो चीजों को मिलाकर क्या बनाया गया, वैज्ञानिक प्रबंधन बनाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को व्यवस्थित ज्ञान की सहायता से सुव्यवस्थित रूप से चलाना ही वैज्ञानिक प्रबंधन है, ताकि निर्धारित लक्ष्य को क्या कर सके, हम प्राप्त कर सकें। वैज्ञानिक प्रबंधन हमें औद्योगिक समस्याओं के समाधान की वैज्ञानिक विधि के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है, उसके बारे में क्या करता है, बताता है। अब इसके संबंध में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। FW टेलर के अनुसार क्या है, कला है वैज्ञानिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि सबसे उचित और सस्ते ढंग से क्या कैसे करवा सकते हैं। तो वैज्ञानिकता और प्रबंधन दोनों को मिलाया तो हमको क्या है, व्यक्तियों से क्या करवाना है, ऐसा कौन सा तरीका अपना है जिससे सबसे सस्ते ढंग से काम हो सके, ये डब्ल्यू टेलर के अनुसार बताया गया। पर्सन के अनुसार क्या है, HS पर्सन के अनुसार कि जो परंपरा ऐसी नीतियों जिनका निर्धारण मनमाने रूप में या गलती करो सुधारो की विधि के अनुसार हो की अपेक्षा वैज्ञानिक अन्वेषण विश्लेषण से निकाले गए सिद्धांतों नियम पद्धति। सामान्य सी बात है कि ऐसी हमको प्रक्रियाओं को अपनाना है, ऐसी चीजों को अपनाना है, सिद्धांतों को अपनाना, नियमों को अपनाना है जो वैज्ञानिकता पे आधारित हो, शोध पे आधारित हो, अन्वेषण पे आधारित हो। सेल्डन के अनुसार क्या है कि वैज्ञानिक प्रबंधन किसी उद्योग में उसके प्रबंधकों द्वारा निर्धारित योजना को इस प्रकार चलाना है जिससे सुविधापूर्वक उनके उसके उद्देश्यों क्या की जा सके, प्राप्ति की जा सके। और मार्शल के अनुसार क्या है कि वैज्ञानिक प्रबंधन बड़े व्यापार के संचालन की क्या होती है, एक रीति होती है जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ा करके उनके उत्तरदायित्व की सीमा को कम करते हैं तथा उनके साधारण शारीरिक परिश्रम का कुशल अध्ययन करके उनको अनुकूल आदेश प्रदान करते हैं, अनुकूल आदेश क्या करते हैं, देते हैं। तो ये मार्शल के अनुसार क्या है, परिभाषा है वैज्ञानिक प्रबंधन की। अब वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो एक निश्चित उद्देश्य, किसी भी कार्य को शुरू किए जाने के पूर्व पूर्व प्रबंधन के सामने एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरा, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित योजना होती है, मतलब प्रॉपर क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। पहले हम उद्देश्य तय करेंगे, फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग के तहत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम कर्मचारियों में आपसी सहयोग को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करवाएंगे। इसके बाद क्या होगा, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या रहे, जो उसमें कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या रहे, होता रहे, जो लागत मूल्य क्या होता रहे, हमारा कम होता रहे, उत्पादकता हमारी क्या रहे, बढ़ती रहे, क्वालिटी हमारी क्या रहे, बढ़ती रहे। तो उस चीज को भी क्या है, इसके तहत शामिल किया जाता है। इसके अलावा श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, जैसे इसके तहत यह कैसे होता है, तो श्रमिकों कार्य क्षमता वृद्धि कैसे होती है, तो इसके लिए अगर हम बात कर लें तो वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता में क्या हो सके, निरंतर वृद्धि हो सके। अगर उनकी कार्य क्षमता वृद्धि नहीं होगी तो हमको लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा योजना के सुचारू संचालन के लिए नियमों का निर्माण करना, कि कर्मचारी किस नियमावली के तहत काम करेंगे,
उसका निर्धारण करना। इसके अलावा नियमों का कठोरता से पालन करवाना। नियमों का कठोरता से पालन करवाने का मतलब क्या होता है कि उपरोक्त नियमों को दृढ़ता से पालन किया जाता है, जिसके अतिरिक्त नियमों में बार बार अनावश्यक रूप से परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा योजना के विभिन्न अंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग। किसी योजना को क्रियान्वित करने के पूर्व यह जरूरी है कि उसके अंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग करके उसकी उपयुक्तता की जांच कर ली जाए, तो इस चीज का ध्यान देना। इसके अलावा समस्याओं के हल के लिए सामयिक प्रयोग करना। समय समय पर क्या करते रहना, कुछ तरीके अपनाते रहना, ताकि क्या हो सके, समस्याओं का समाधान हो सके। और आखिरी में आता है आपका कि उत्तरदायित्व की सीमा का निर्धारण, काम को निश्चित रूप से उत्तरदायित्व की सीमा का निर्धारण करना, ताकि क्या हो सके, काम को करने वाले लोग क्या है, किसी न किसी चीज के प्रति, किसी न किसी संस्था के प्रति, व्यक्ति के प्रति, ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी के प्रति क्या रहें, उत्तरदायित्व के भाव से क्या करें, कार्य करें, ताकि उत्पादकता में क्या है, बनी रहे, एक निरंतरता बनी रहे। तो ये पूरा क्या था, आपका वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं थी। और वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है, पहले हमने वो देखा, फिर उसकी हमने परिभाषा देखी और हमने उसकी विशेषताओं को यहाँ पे कवर किया। तो आज की इस क्लास में हमने जो आपकी विशिष्ट विचारधाराएं होती हैं उसके संबंध में हमने चर्चा करी। हेनरी फेल्ड सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा करी। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा करी। और प्रबंधन के अलग अलग सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा करी आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।